हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और हम जो राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। और जो हमारा इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था महाराणा कुंभा। और मैंने यहाँ पर भी वही महाराणा कुंभा लिख रखा है और बीच में हमारा जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा मैंने महाराणा कुंभा पार्ट 2 कर रखा है, क्योंकि वो जो हमारा पार्ट था उसमें हमने कुंभा के बारे में, राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था कि भाई कुंभा ने कहाँ कहाँ कौन कौन से युद्ध किए थे, किस किस से युद्ध किए, किससे मैत्री संबंध बनाए थे, किसके साथ संधियाँ की थी और क्या जो भी कहानी थी हमने उसमें पढ़ी थी। और मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। मेरे को पता है कि आप लोगों के वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आज जो हमारी क्लास होगी वो कुंभा की होगी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। भाई कुंभा ने राजनीति में तो कर लिया कि वो राजनीति पटेल आया कर तो पर वो जो कर ली, लेकिन अब वो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या है कुंभा की, उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अपने रूटीन को नहीं तोड़ना चाहता हूँ मैं। आप सब जानते हैं कि मैं ये जो अपनी नेक्स्ट जो अभी जो क्लास है इससे पहले हम पहले वाली क्लास को रिवीजन करते हैं। इससे आप लोग भी जुड़ जाते हो क्लास से, मैं भी जुड़ जाता हूँ और मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार मैंने जो पढ़ा है वो मेरे को तो आ रहा है ना, भाई दूसरों को आए नहीं आए मेरे को तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो लगता है फिर जब मैं पीछे से कहानी शुरू करता हूँ और आगे से कहानी जुड़ते हुए चलती है तो बाकी वाली चीज़ें अच्छे से सेट हो जाती है दिमाग में। तो प्रयास करते हैं। हमने कल ही कुंभा शुरू किया था। कल हमने जो शुरू महाराणा कुंभा के बारे में स्टार्ट क्लास, पहली क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था कि कुंभा का हमने शासनकाल भी यहाँ तक याद होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि कुंभा का शासनकाल 1433 से 1433 से 1468 1468 तक इनका शासनकाल है। लगभग कोई ये 35 साल का शासनकाल रहा होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि कुंभा जी हमने शुरू किया था तो हमने कहा कि कुंभा के बारे में हर डिटेल अपने को पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि कुंभा के पिता का नाम मोकल था। मोकल की क्लास उससे पहले वाली थी तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आप स्टेप वाइज पढ़ोगे तो आपके 100% समझ में आएगी, मेरी गारंटी है। और इतिहास वैसे भी मेरे को नहीं लगता है कि यार ये हमारा दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमें हमारे पूर्वजों के बारे में, जिन लोगों ने हमारे लिए युद्ध किए, जो लोग हमारे लिए खून बहा कर गए हैं, उन लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। हमारी जो ये जनरेशन है हमें उनको पढ़ना पड़ता है। मैं आप लोगों के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खुद को भी चीज़ें पढ़नी ही पड़ती है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी मेरे को पढ़ना पड़ता है। तो दुर्भाग्य है हमारा कि हमें हमारे जो पूर्वज हैं उनका इतिहास ही पता नहीं है। और वो लोग सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं जिनके पूर्वजों के बारे में पता नहीं होता है, उनके पूर्वजों के इतिहास के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन जो भी है, अभी अपने पास क्या सिचुएशन है कि हम इन चीज़ों को पढ़कर याद कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप भी देखना। मिनिमम 5 से 6 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में हम ऐसे ही रिवीजन करते हैं। चीज़ें बार बार पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें होती है जो बार बार पढ़ने से ही याद होती है। एक बार पढ़ने से तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई चीज़ याद होगी। एक बार में तो आपको पूरी मूवी की स्टोरी याद हो सकती है, बस ये है। तो उसी तरीके से मैं भी आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि ये चीज़ें आपको एज इट इज मूवी की तरह चले। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कहानियाँ बीच में जोड़ जोड़ कर मैं आपको सुनाता हूँ, ये कहानियाँ आप काल्पनिक रूप में सुना कीजिए, देखा कीजिए कि हाँ कुंभा के बारे में पढ़ा रहा था तो कोई दिल का डाकी टाइप का, एक बॉम्ब टाइप का व्यक्ति रहा होगा। तो इस प्रकार आप सोचकर, आपका दिमाग स्थिर रखकर पढ़ोगे, सुनोगे कहानियाँ तो अपने आप याद हो जाएगी। इतिहास में केवल ये डेट जो होती है ना, डेटें की तारीखें जो याद नहीं होती हैं, उनको 2-3 बार पढ़ोगे आराम से ही याद हो जाएगी। तो प्रयास करते हैं। पिता का नाम मैंने बता दिया था मोकल, माता सौभाग्यवती देवी परमार। और प्रथम संरक्षक या संरक्षक कौन था तो रणमल जी राठौर थे अपने मारवाड़ से। फिर हमने पढ़ा था कि कुंभा के बारे में संरक्षक वो रहा था। कुंभा के समय अब क्या हुआ कि प्रभाव बढ़ रहा था किसका, मैंने कहा था कि रणमल जी का प्रभाव बढ़ने लग गया था। कुंभा ने रणमल ने चाचा मेरा को मारा था भीलों की सहायता से। अब थोड़े दिन बाद रणमल का प्रभाव बढ़ने लग गया था। राघव देव जी ने आवाज़ उठाई तो राघव देव जी का मर्डर करवा दिया। अब वो कुंभा को मारने वाला था। इस बात को बारे में वो अपनी गर्लफ्रेंड, कौन, रणमल, अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि मैं अगले बरस तुझे धरती की रानी कर दूंगा। ये वाली लाइन भी बोली थी मैंने, मेरे को एग्जैक्टली याद है। तो आपको याद होनी चाहिए कि भाई फिर वो
बारमली वो थोड़ी धोखेबाजी निकली रणमल की तरफ से, नहीं तो वो राष्ट्रभक्त तो थी कि भाई अपने प्रेमी को छोड़कर, जो उसे रानी बनाने वाला है उसे छोड़कर वो राष्ट्रभक्ति के लिए कुंभा को और हंसाबाई को बताती है कि भाई वो आपको कुंभा जी को मारने वाला है, अपने राजा को मारने वाला है। तो फिर चुंडा को बुलाया जाता है, चुंडा और योजना बनाते हैं, बारमली को बीच में रखते हैं, बारमली द्वारा उसको पुलटल्ली कर दिया जाता है और नशे की हालत में रणमल को मार दिया जाता है। तो सीधा सीधा मैंने कहा था कि बारमली जो है वो कौन है, बेवफा। फिर हम आगे बढ़े, कुंभा ने क्या किया, कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध किया था महमूद खिलजी से। महमूद खिलजी मालवा का शासक था, मालवा का जो शासक था उससे हम कुंभा का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि महमूद खिलजी ने कुंभा के पिता के हत्यारे महपा पंवार और उसके साथी एका को शरण दी थी। इसके लिए कुंभा ने उसे मैसेज किया कि भाई ये मेरे को लौटा दे, लेकिन महमूद खिलजी ने उनको लौटाने से मना कर दिया। इसलिए कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में सारंगपुर का युद्ध होता है। सारंगपुर मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, वहाँ पर युद्ध होता है 1437 में, 1437 में एडी में। तो ये युद्ध कुंभा जीतता है। इस जीत के बाद कुंभा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाता है। मैंने कहा था कि हम विजय स्तंभ के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको 100% क्लास के बाद में या इसी क्लास में मैं आपको विजय स्तंभ के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूंगा। वैसे भी मैं खुद चित्तौड़गढ़ से हूँ, तो मेरे को लगता है कि यार विजय स्तंभ के बारे में जानकारी नहीं दी जाए या चित्तौड़ के बारे में जानकारी नहीं दी जाए तो फिर किसके बारे में जानकारी दी जाए। और मैं तो मतलब दुनिया में सबसे अच्छा शहरी चित्तौड़ को मानता हूँ, क्योंकि भले ही मैं उदयपुर रहा हुआ हूँ, जयपुर गया हुआ हूँ और रहने में बहुत सारे शहर बहुत अच्छे हैं, हमारा राजस्थान सबसे ही अच्छा है, लेकिन अपना जो खुद का जो लोकल क्षेत्र है उसको तो मतलब सबसे ही बेस्ट लगता है। और खुद की माने तो कोई डाकन कहे, सभी जो कहावत है कि अपनी माने कौन डाकन कहे, तो चित्तौड़ मेरे लिए तो हमेशा बेस्ट 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 जगह रही है। और हाँ, हम क्लास की तरफ वापस आते हैं हम कि मैंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर कुंभा का मालवा वाले के साथ हो गया पंगा इधर, अब कुंभा का गुजरात वाले के साथ पंगा होता है। क्यों होता है, उससे पहले मैंने बताया था कि कुंभा नागौर में उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेता है, वो शम्स खां का साथ देता है, लेकिन शम्स खां मुजाहिद खां के खिलाफ खड़ा होता है, शम्स खां को राजा बनाता है। शम्स खां थोड़े दिन तो कुंभा की बात मानता है, फिर बात मानने से मना कर देता है, इसलिए कुंभा फिर शम्स खां को धोता है। शम्स खां भाग कर जाता है गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह के पास। कुतुबुद्दीन शाह शम्स खां कुतुबुद्दीन शाह से बोलता है कि भाई मेरी कुंभा के खिलाफ मदद करो। कुतुबुद्दीन शाह अपनी सेना भेजता है, कुंभा उसको भी धोता है। तो इधर मालवा वाले को हराया, नागौर वाले को हराया, फिर उसने कुतुबुद्दीन शाह को हराया। ये बात पता चलती है कि भाई कुतुबुद्दीन शाह को हरा दिया है कुंभा ने। ये बात पता चलती है किसको, मालवा वाले महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी आता है और महमूद खिलजी आकर मैसेज करता है कुतुबुद्दीन शाह को कि यार तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, दोनों का दुश्मन एक ही है, तो हम दोनों दोस्त हो गए और हम मिलकर इस बार कुंभा को हराते हैं। वो आता है और उन लोगों के बीच में 1456 में एक संधि होती है, उस संधि का नाम है चांपानेर की संधि। चांपानेर की संधि के बाद 1456 में संधि हुई और 1457 में बदनौर में एक जगह पड़ती है, बदनौर भिलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक युद्ध होता है। उस युद्ध में भी कुंभा जीत जाता है। कुंभा वहाँ पर इन दोनों की संयुक्त सेना को ढोता है, तो कुंभा वहाँ पर भी जीत गया। बीच में जब ये कुतुबुद्दीन शाह इधर आ रहा था, शेषमल देवड़ा सिरोही का राजा है, वो उनका सपोर्ट करता है, तो कुंभा वहाँ पर भी अपने सेनापति नरसिंह डोडिया के साथ सेना भेजकर उसको भी हराता है। अब मैंने बीच में एक बात बताई थी कुंभा की कि वो आवल बावल वाली संधि, कि कुंभा ने उधर रणमल राठौड़ को बारमली की सहायता से मरवाया था, तो फिर कुंभा के उधर मेवाड़ में ही रणमल राठौड़ के परिवार वाले थे, वो जोधा उसका पुत्र था रणमल राठौड़ का। चुंडा जी ने और उन्होंने उनको उसी दिन मारने का प्लान बनाया, लेकिन जोधा वहाँ से भाग जाता है। भागकर वो कोई काहुनी गांव में जाता है, काहुनी गांव में से वो फिर इधर चुंडा जी ने पूरे मंडोर पर कब्जा कर लिया था। मारवाड़ की राजधानी थी उस समय मंडोर पर कब्जा कर लिया। जोधा उधर से बार बार प्रयास करता है, थोड़े थोड़े प्रयास करता है और मंडोर जीतने का प्रयास करता है, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया, क्योंकि वो बार बार अटैक कहाँ पर कर रहा था, सीधा मंडोर पर कर रहा था। फिर उसे कहीं से एक जगह शिक्षा मिलती है कि भाई खिचड़ा भी ऐसे खाया जाता है और मंडोर भी ऐसे जीता जाता है। मैंने कहानी बताई थी पूरी, आप वीडियो में जाकर जरूर देखना। और फिर वो लास्ट में एक उनके बीच में भी कि भाई जोधा अपनी बुआ को मैसेज करता है, हंसाबाई को, कि बुआ
जो होना था हो गया, इतने साल मैं भी 15 साल भटकता रहा, प्लीज़ अब हम लोगों के बीच में समझौता करवा, मुझे मेरा राज्य दिलवा। तो फिर वो हंसाबाई के कहने पर कुंभा और जोधा के बीच में एक संधि होती है, उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। आवल आंवले का पेड़ है जो इधर अपने मेवाड़ में होता है, हरा भरा पेड़ है, और बावल जिसे हम इधर तो बोलते हैं बोलिया, मेवाड़ में तो हम उसे बोलिया बोलते हैं, और मारवाड़ में उसे बबुल बोला जाता है। उस पेड़ से जहाँ से बबुल स्टार्ट हो रहे हैं वो मारवाड़ की सीमा है, जहाँ से आंवले स्टार्ट हो रहे हैं वो मेवाड़ की सीमा है। ये जो सीमा बनाई गई, ये जो बॉर्डर बनाई गई, ये सोजत में जाकर मिलती है, सोजत पाली में जगह पड़ती है, वहाँ पर जाकर मिलती है। इसलिए उस जगह को आपने क्या बोल दिया, अपने मेवाड़ और मारवाड़ के मध्यस्थ बिंदु, अवल बावल संधि का मध्यस्थ बिंदु कौन है, सोजत पाली। ये संधि किसके द्वारा करवाई गई, हंसाबाई के द्वारा। कब करवाई गई, 1453 में। ये हमने कुंभा के बारे में राजनीतिक उपलब्धियां थी जो पढ़ी थी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कुंभा का पार्ट 2, उसमें हम पढ़ेंगे कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में क्या है। थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन कर लिया करो साथ में। मेरे को लगता है कि आप अगर साथ साथ में रिवीजन करोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाती है। मेरे को लगता है कि हम बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे तो इतिहास में चीज़ें जल्दी ही याद होती है, और फिर इतिहास ही क्या है, मेरे को तो लगता है फिर आपको चीज़ें बहुत सारी समझ में सभी सब्जेक्ट में आने लग जाएगी। तो अभी जो हमारा टॉपिक है कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई मेरी जो राइटिंग है ना वो वैसे तो कॉपी में भी कभी अच्छी नहीं रही और बोर्ड पे तो क्या ही अच्छी रहेगी। तो प्लीज़ जो मैं बोल लूँ इसको आप खुद ही लिख लिया करो। बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूँ उसमें हो सकता है गलतियाँ हो, मेरी हिंदी तो वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है। तो प्लीज़, राजस्थानी अच्छी है मेरी बोलने में, लिखने में तो राजस्थानी भी अच्छी नहीं है, बोलने में अच्छी है। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले रोड मैप पता होना चाहिए। हमारी कई सारी क्लासों में मैंने बताया कि हमें पढ़ना क्या है, वो रोड मैप पता होना चाहिए। सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम पढ़ेंगे कुंभा के निर्माण कार्य, कि भाई कुंभा ने क्या क्या बनवाया, कुंभा द्वारा करवाए गए निर्माण। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कुंभा के साहित्य, लिटरेचर, कि भाई क्या क्या लिखवाया, क्या क्या लिखा इसने। फिर हम पढ़ेंगे इसमें तीसरा टॉपिक कि दरबारी विद्वान, कि भाई कुंभा खुद विद्वान आदमी था तो इसके दरबार में और कौन कौन विद्वान लोग थे। फिर हम लास्ट वाला इसमें जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि भाई कुंभा की क्या क्या उपाधियां थी, तो टाइटल क्या लिए थे, कुंभा ने क्या क्या उपाधियां ग्रहण की थी, तो हम वो पढ़ लेंगे। तो ये मोटा मोटा सा अपने टॉपिक है 4। निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन, साहित्य, लिटरेचर, दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर, उपाधियां, टाइटल्स, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। भाई कुंभा के बारे में, अरे भाई रे माफ करना है, माइक भी नीचे गिर गया है आज तो। ये चीजें हम पढ़ेंगे कुंभा के बारे में। देखते हैं एक एक चीज का पोस्टमार्टम करते हैं, क्या क्या दे रखा है क्या क्या नहीं है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुंभा की निर्माण कार्य, कि कुंभा ने क्या क्या निर्माण करवाया है। तो यार कुंभा विद्वान भारत का सबसे अच्छा राजा था, और मेरा तो फेवरेट भी है, तो मैं खुद ही कहूँगा कि भारत का सबसे अच्छा राजा। और कहीं क्या यार, जब मैं चित्तौड़ से हूँ, कोई चित्तौड़ का राजा है तो मैं उसके बारे में क्यों ही गलत बोलूँ, और मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान के राजा के बारे में क्यों गलत बताऊँ। तो हम कुंभा के बारे में तो फिर मैं बता भी नहीं सकता। हकीकत में ये सबसे बड़ा राजा है, खुद देखना कि कैसे बड़ा राजा है। इसने किसके निर्माण कार्य पढ़ रहे हैं हम। अब आपने पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि भाई कुंभा ने कई संधियां की, कई सारे युद्ध किए, अलग अलग, इतना बड़ा काम तो ये तो एक राजा करता ही। अब निर्माण कार्य में भी कुंभा कोई पीछे नहीं रहा, कुंभा ने निर्माण कार्य करवाए। एक तो कुंभा के बारे में सीधा सीधा हमने पढ़ लिया था कि भाई इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1437 ईस्वी में। किसके बारे में करवाया, क्यों करवाया था, वो मैंने आपको वहां पर बता दिया, आप याद रख लेना।
ये वहां पर याद रख लेना कि एक तो इसने सीधा सीधा निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का। फिर राजस्थान में एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, आप सब लोगों ने शायद नाम सुना होगा, उनको कवि राजा कहते हैं। कवि राजा श्यामल दास जी। कवि राजा श्यामल दास जी ने अपनी एक बुक लिखी है, ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वीर विनोद। ये जो ग्रंथ है ना वीर विनोद, इसमें एक लाइन लिखी उन्होंने कुंभा के बारे में कि मेवाड़ में टोटल 84 दुर्ग है। कवि राजा श्यामल दास जी की वीर विनोद में उन्होंने लिखा कि मेवाड़ में टोटल 84 दुर्ग है, उसमें से अकेले 32 दुर्ग किसने बनवाए? कुंभा ने बनवाए। मेवाड़ में टोटल दुर्ग कितने? 84, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। ये कुंभा ने निर्माण करवाए 32 दुर्ग, ये टोटल मेवाड़ में दुर्ग है। ठीक है, ये आप चीज याद रखना कि भाई विजय स्तंभ का निर्माण करवाया निर्माण कार्य में, फिर मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाता है कुंभा। ये बात बता रहे हैं हमें श्यामल दास जी वीर विनोद नामक पुस्तक में। अब हम 32 दुर्ग पढ़ने को तो रहे नहीं कि भाई 32 कौन कौन से हैं, क्या क्या है, उनमें से हम इंपोर्टेंट ढूंढेंगे कि भाई उनमें से 32 दुर्ग कौन कौन से हैं। तो हम 32 दुर्गों में से इंपोर्टेंट दुर्गों के बारे में बात करेंगे। भाई कुंभा ने किस किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? ये 84, इसमें से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, यहाँ पर आपके याद रहेगा। फिर किस किस दुर्ग का निर्माण करवाया या इंपोर्टेंट दुर्ग कौन से है, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो एक दुर्ग का निर्माण करवाया कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का है तो राजसमंद में, इस दुर्ग का निर्माण करवाया। फिर एक बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये कहाँ पर है? तो ये सिरोही में है। एक ये निर्माण करवाता है अपने मचान दुर्ग। ये जो दुर्ग है ये भी सिरोही में है, मचान दुर्ग। एक ये दुर्ग का निर्माण करवाता है बोमट। आप ज्योग्राफी में बोमट शब्द पढ़ोगे, वैसे उदयपुर से संबंधित है, तो बोमट दुर्ग का निर्माण करवाया, ये भी उदयपुर में। ये जो मचान दुर्ग है ना, इसके बारे में मैंने आपने पहली क्लास मेरी जो पढ़ी होगी, मेवाड़ इतिहास हमने शुरू किया था, तब मैंने कहा कि मेवाड़ का नाम कोई मेदपाट, मेवाड़ या मेरवाड़ ऐसे ही बन के बनना था। तो यहाँ पर कोई मेद, मेव या मेर जाति हुआ करती थी, ऐसा बताया था। तो ये जो मचान दुर्ग है ना, ये किसी मेर जाति पर ही नियंत्रण के लिए था, मेर जाति पर नियंत्रण के लिए। तो मेरों पर नियंत्रण के लिए लिख लेता हूँ सीधा कि भाई इन्होंने मेरों पर नियंत्रण के लिए कोई जाति रही होगी जो उपद्रव मचाती थी, इसलिए उसके नियंत्रण के लिए मचान दुर्ग बनाया कि भाई ये जाति इधर उपद्रव नहीं मचानी चाहिए। ये जो बोमट दुर्ग है उदयपुर वाला, तो यहाँ पर भील जनजाति ज्यादा रहती है, तो भीलों पर नियंत्रण के लिए, भीलों पर नियंत्रण के लिए। सोचो कितना महानतम राजा है कि कहां तक की सोच रखता है कि भाई कहीं कोई मेर जाति उपद्रव न मचा दे, इसलिए पहले ही मचान दुर्ग बनवा दिया। फिर उसने भीलों पर नियंत्रण के लिए कि भाई कोई भील जाति इधर उपद्रव मचा दे, हम इधर चित्तौड़ में बैठे उदयपुर वाली एरिया को वो उपद्रव बचाकर खंड विखंडित कर दे, इसलिए वो बोमट दुर्ग बना रहा है। तो सोच अच्छी है बड़े बंदे की। ये 4 दुर्ग बड़े बड़े। अब ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग और बोमट दुर्ग। मचान दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग दोनों सिरोही में है, बोमट दुर्ग उदयपुर में है और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। हम इसमें से भी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में और विजय स्तंभ के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि कल इससे पहले वाली जो क्लास है वो भी लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास है, और फिर ये 1-1.5 घंटे की हो जाए मतलब क्या। वैसे तो कुंभा 2 घंटे में ख़त्म होना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ने वाले क्या फिर बोर हो जाते हैं कि 2 घंटा एक ही चीज़ को लेकर बैठ रहे हैं। मैं खुद हो जाता हूँ, तो आप तो मेरे को पता है हो ही जाओगे। और वैसे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि अच्छी चीज़ पढ़ोगे तो सच में ये सेट होने वाली चीज़ है कि भाई ये चीज़ें सेट करती है। और कुंभा में 2 घंटा पढ़ना जरूरी इसलिए भी है कि कुंभा
कॉम्पिटिटिव राजस्थान का किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना। कुंभा ने ये तो 4 तो दुर्गों के निर्माण करवाए थे, चारों दुर्गों के। एक दुर्ग का उसने पुनर्निर्माण करवाया था, अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग, इसका इसने पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। अंग्रेजी भी अच्छी नहीं, हिंदी भी अच्छी नहीं, तो है क्या अपना अच्छा, फिर पुनर्निर्माण करवाया था इसने अचलगढ़ दुर्ग का। जब पुनर्निर्माण कुंभा करवा रहा है तो दिमाग में आई होगा कि भाई यार इसका निर्माण किसने करवाया, तो कहते हैं कि कोई परमार राजा हुआ करता था, तो उस राजा ने इसका निर्माण करवाया। एग्जैक्टली पता नहीं है कि किसने करवाया, तो कहते हैं कि परमारों द्वारा निर्माण करवाया गया, परमारों द्वारा निर्माण करवाया गया। कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कब करवाया, तो कहते हैं 1452 में, 1452 में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। याद रहे, कुंभा 4 बड़े दुर्गों का, वैसे तो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, लेकिन इधर 4 बड़े दुर्ग हमने पढ़ा है, कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग का तो पुनर्निर्माण करवा रहा है, कुंभलगढ़, बसंतगढ़, बोमट और मचान, इन चारों का निर्माण करवाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम और जानकारी लेंगे, अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। और कुंभा ने क्या बनवाया, तो क्या बोर्ड जगह थोड़ी कम है तो मैं इधर से वापस ये मिटाऊंगा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना साथ में ही, वैसे मैं बोलता जा रहा हूं। तो अब कुंभा ने और क्या निर्माण करवाया था, तो कुंभा ने ये वाला भी मिटा ही देता हूं। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, इन दुर्गों के निर्माण करवा दिया, विजय स्तंभ बनवा दिया। और अब कुंभा ने कहते हैं कि कुंभा भगवान, वैसे तो मेवाड़ वाले किसके पुजारी थे, एकलिंग जी के दीवान कहते हैं उनको, तो महाकाल के सेवक थे, लेकिन कुंभा भगवान विष्णु का भी बड़ा भक्त था, और वो भगवान विष्णु के मंदिर बनवाता है, कुंभ स्वामी मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर के नाम से। वो चित्तौड़ में, अचलगढ़ में और कुंभलगढ़ में 3 जगहों पर वो मंदिर बनवाता है, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर, इसी को कभी कभी कुंभ स्वामी मंदिर भी कह देते हैं, कुंभ स्वामी मंदिर। किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का मंदिर है। कहां कहां पर बनवाया, चित्तौड़गढ़, फिर इसने बनवाया कुंभलगढ़, और एक इसने बनाया था अचलगढ़, जहां पर पुनर्निर्माण करवाया था ना, वहां पर अचलगढ़ में। 3 जगह पर इस मंदिर का निर्माण करवाता है। और क्या करवाता है कुंभा, कुंभा चित्तौड़ में एक श्रृंगार चौरी, एक जगह है श्रृंगार चौरी, एक मंदिर है। कहते हैं कि ये श्रृंगार चौरी है ना, वैसे तो अलग अलग फैक्ट्स हैं, मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कहते हैं कि ये श्रृंगार चौरी जो है ये जैन मंदिर है। मैं देखकर भी आया हूँ, वो श्रृंगार चौरी टाइप तो लगता है, लेकिन वो सारे मंदिर है, और वो जो मंदिर है वो शांतिनाथ जैन मंदिर है। तो श्रृंगार चौरी का निर्माण इसके समय में हुआ था। तो एक सेठ हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई मेरे को इधर, सेठ तो क्या, कुंभा के कोषाध्यक्ष था, बताता हूं मैं आपको। श्रृंगार चौरी लिख लो पहले, श्रृंगार ही गलत, अभी कोई हिंदी के लिए कर देगा मैसेज कि सर आपने हिंदी गलत लिखी है। श्रृंगार चौरी, चौरी समझते हो, चौरी का मतलब वही ब्याह शादी के अंदर जो चौरी बनाई जाती है, श्रृंगार चौरी। इसकी मैं एक थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा पहले तो, लेकिन जो एग्जैक्टली फैक्ट्स है वो जो मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे देखते हैं हम, और जो ऑथेंटिक बुक्स में जो लिख रखा है वो आपको मैं बता देता हूँ कि श्रृंगार चौरी जो है ना, ये वाला श्रृंगार चौरी शांतिनाथ जैन मंदिर है। शांतिनाथ जैन मंदिर। कुंभा के कोषाध्यक्ष है, कुंभा के कोषाध्यक्ष
वेलाक भंडारी, कहीं पर इनको वेल का भंडारी कहते हैं, कोई वेलाक भंडारी कहते हैं, पर याद रहे नाम। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, वेलाक भंडारी ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अब ये तो जो ऑथेंटिक बुक्स में है ये वाला। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमने पढ़ा था जोधा और कुंभा के बीच में अवल बाउल की संधि होती है। अवल बाउल की संधि के बाद मैंने आपको बताया था कि जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह करवाता है कुंभा के पुत्र राइमल के साथ। कहते हैं कि ये जो कोषाध्यक्ष थे ना, ये वेलाक भंडारी, ये कोषाध्यक्ष थे। इन्होंने कुंभा को कहा कि भाई राइमल जी का विवाह है, ये कहानी अलग है वैसे जो मैं सुना रहा हूँ, ये श्रृंगार चौरी से संबंधित है, लेकिन जो ओरिजिनल फैक्ट है मैंने वो लिखवा दिया है। आप ये मत कहना कि ये अलग है, हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ वो भी ओरिजिनल हो, लेकिन मैंने सुना हुआ है, ज़्यादा मैंने कोई किताबों में पढ़ा नहीं है। तो कहते हैं कि जो वेलाक भंडारी थे कोषाध्यक्ष, वो कहते हैं कि राइमल अपने राजकुमार का विवाह है, इसके लिए मैं श्रृंगार चौरी बनाऊंगा। जो चौरी है ना, कि भाई श्रृंगार चौरी नहीं बनाएंगे। उसने कहा कि भाई राइमल जी का विवाह है। अब मेरे एक चीज समझ में नहीं है कि जो कहानी थी ना, इसमें ये कह रहा है कि भाई वो श्रृंगार चौरी यहाँ पर बनाई जाती है इसलिए कि भाई जो लड़की थी जोधा की श्रृंगार कंवर, उसको जोधा यहाँ पर लेकर आया और शादी यहाँ पर हुई। मतलब राइमल जी की बारात नहीं गई थी, लड़की सीधी यहाँ पर आई थी और यहाँ पर शादी हुई थी। डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई थी उस समय कि भाई कोई होटल देखकर इधर ही शादी करेंगे, दोनों एक साथ रहकर शादी करेंगे, फालतू में अलग अलग खर्चा क्यों करेंगे। हम इधर से गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेकर आए, उधर कैमरामैन सारों को कहाँ तोके फिर है, तो इसलिए इधर ही आ गए थे जोधा जी। तो कहते हैं कि इधर शादी हुई थी। वो शादी जब हुई तो अब लड़की की शादी होगी तो चौरी बनानी पड़ेगी, फेरे खाने के लिए आप लोगों को पता होगा चौरी बनाई जाती है। तो वो जो कोषाध्यक्ष थे वेलका भंडारी, वो श्रृंगार चौरी की, श्रृंगार कंवर का श्रृंगार नाम था, तो उसके नाम पर चौरी बनाई। तो उन्होंने कहा कि ये श्रृंगार चौरी है, इसमें श्रृंगार कंवर फेरे लेगी, हमारे राइमल जी के पत्नी फेरे लेगी, इसलिए इसका नाम श्रृंगार कंवर है और वो यहाँ पर बनवाया गया। तो ये एक कहानी है एग्जैक्टली। अब इसमें कैसे माना जाए कि यार बारात गई नहीं थी, वो नहीं गई थी। एक बार होता है राजा का कि भाई जोधा जी भी तो राजा ही थे, इधर कुंभा जी राजा ही थे, तो था। लेकिन अब एक कहानी है, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी कोई नहीं। अपने ये याद जरूर रहना चाहिए कि भाई श्रृंगार चौरी का निर्माण वेलका भंडारी ने करवाया था। शांतिनाथ जैन मंदिर है, अभी मैं देख के आया हूँ, अभी 2-3 दिन पहले ही देख के आया था। शांतिनाथ जैन मंदिर है ये। दूसरा, हम इसमें कुंभा ने और क्या करवाया था तो मैं आपको बताता हूँ कि कुंभा ने शांतिनाथ जैन मंदिर श्रृंगार चौरी, इसमें कुंभा ने ये जैन मंदिर इधर बनवाए। तो एक जैन मंदिर इसने बनवाया था रणकपुर, आपने पाली में जगह है रणकपुर पाली में, वहाँ पर जैन लोग आए इधर कुंभा की तरफ। राजा कौन है सबसे बड़ा एरिया का, उस समय का एरिया का डॉन है उस समय का कुंभा। तो कुंभा के पास आए और कुंभा जी से कहा, जैन लोगों ने, कुछ जैन लोग जो आए थे, और उन्होंने कुंभा को कहा कि यार कुंभा जी हम जैनों का मंदिर बनाना चाहते हैं। कुंभा जी ने कहा बनाओ, हमें ज़मीन चाहिए। कुंभा जी ने कहा कि ज़मीन चाहिए जितनी ले लो। तो रणकपुर में, पाली में एक जगह पड़ती है रणकपुर, आप लोगों ने 99% सब लोगों ने नाम सुना होगा रणकपुर, ये पाली में जगह पड़ती है। यहाँ पर जैन मंदिर, जो अभी वाले जो जैन मंदिर है ना, इसके लिए भूमि दान दी थी, भूमि दान किया था। और कितने बीघा भूमि दी थी? 99 बीघा जमीन। सब कुछ अपना ही है, तुम तो ले जाओ। 99 बीघा जमीन दान में दे दी थी, किनको? रणकपुर वाले जैन मंदिर के बनाने के लिए। फिर इसका निर्माण किसने करवाया, थोड़ा सा ये भी याद रहे। एक सेठ हुए हैं जैनों में ही, एक बड़े सेठ हुए, उस सेठ का नाम है धरणक शाह। धरणक शाह, इन्होंने इस जैन मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। तो याद रहे कि रणकपुर वाले जैन मंदिर के लिए भी जमीन दान दे रहा है कुंभा। कितना महानतम राजा रहा होगा कि दुर्ग निर्माण बनवा रहा है।
मेवाड़ में 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्ग अकेला बना रहा है। वो श्रृंगार चौरी नामक शांतिनाथ जैन मंदिर बनवा रहा है। वो मंदिर के लिए भूमि दान में दे रहा है। वो पुनर्निर्माण करवा रहा है और उन मंदिरों में वो भगवान विष्णु के मंदिर बनवा रहा है। उन किलों में वो भगवान विष्णु के मंदिर बनवा रहा है। तो ये वाली चीज़ है। फिर हम कुंभा के बारे में, ये तो था निर्माण कार्य की, हमने पढ़ लिया कि दुर्ग बनवाए उसने, ये बनवाया। अब मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं कि कुंभा के जो हम, ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने 4 टॉपिक पढ़े थे ना कि कुंभा के सांस्कृतिक उपलब्धियों में, इसमें से निर्माण कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कुंभा के साहित्य। थोड़ा स्पीड से पढ़ना चाहेंगे हम, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। कुंभा का साहित्य, कुंभा विद्वान था, बहुत सारे, इसका संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी कुंभा को, इसलिए कुंभा ने संगीत में बहुत ज़्यादा अपने आप को भी ज़्यादा ही टाइम दिया था और संगीत पर बड़ी बड़ी बुक्स लिखी थी कुंभा ने। कुंभा कहते हैं संगीत पर किताबें लिखता है। इसकी कुंभा की बुक्स है सुधा प्रबंध, इसी को हिंदी में कई बार सूड प्रबंध भी कहते हैं, सूड प्रबंध। फिर एक बुक लिखी कुंभा ने हमने, संगीत सुधा। फिर कुंभा ने संगीत पर ही एक बुक लिखी, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। फिर कुंभा ने बुक लिखी संगीत क्रम दीपिका। सोचो देखो कितनी संगीत पर कितने बुक लिख रहा है, कितना महानतम, या कहें कि संगीत में रुचि रही होगी इसकी। तो संगीत क्रम दीपिका। एक बुक लिखी इसने कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। ये कामराज रतिसार जो है ना, इसके 7 भाग है। टोटल कितने भाग हैं? 7 भाग। फिर इसने एक, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण बुक लिखी, या मैं कहूँगी इसकी सबसे बेस्ट बुक लिखी इसने, वो बुक थी इसकी संगीत राज। ये जितनी भी बुक है ना, इनकी राज, इनका राजा है, वो संगीत का राजा है, इसलिए उसका नाम भी संगीत राज है। बुक का नाम भी संगीत राज है। ये जो संगीत राज है ना, इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5। इसके 7 भाग हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये वाली किताबें आपको याद रहनी चाहिए, कुंभा की ये सारी किताबें, लेकिन संगीत राज के 5 भाग भी आपको याद रहनी चाहिए। पहला जो भाग है वो है पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। फिर इसने लिखा, इसका दूसरा भाग है गीत रत्न कोश। तीसरा जो भाग है वो है नृत्य रत्न कोश। रत्न कोश तो सब में आएगा भाई। चौथा जो भाग है वो है वाद्य रत्न कोश। और 5वां जो भाग है वो है रस रत्न कोश। है थोड़ा कठिन काम वैसे याद होने में, लेकिन हम प्रयास करेंगे। एक बार वापस मैं रिवीजन करा देता हूँ, फिर आप रिवीजन कर लेना, फिर आप रिवीजन कर लेना। 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। कुंभा की बुक है सुधा प्रबंध, इसी को सूड प्रबंध बोलते हैं। फिर इसने संगीत सुधा, संगीत पर बुक लिखी संगीत सुधा। फिर संगीत मीमांसा, फिर संगीत क्रम दीपिका। फिर एक बुक है कामराज रतिसार, जिसके 7 भाग हैं। फिर एक सबसे अच्छी बुक है इसकी संगीत राज, जो सभी संगीत वाली बुकों की राजा है, इसलिए उसका नाम संगीत राज है। और उसके 5 भाग है गीत रत्न कोश, नहीं सॉरी, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। अगर ये 5 भाग ऐसे याद नहीं हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि संगीत राज के 5 भाग कौन से हैं। तो कुंभा कहता है कि आप पहले पढ़ो, इसलिए पाठ्य रत्न कोश। फिर आप पढ़ लिए हो, अब इसको गाओ, तो गीत रत्न कोश हो गया कि भाई पढ़ लिया पाठ्य रत्न कोश, गा लिया गीत रत्न कोश। उसने कहा पढ़ भी लिया, गा भी लिया, अब नाचो, साथ में क्या करो, नाचो। पढ़ते जाओ
गाते जाओ और अब साथ में नाचते जाओ, इसलिए नृत्य रत्न कोश। उसने कहा कि अब बजाओ, तो वाद्य रत्न कोश, वाद्य मतलब बजाना ही होता है ना, ढोल वोल, इनको ही वाद्य बोलते हैं, तो वाद्य रत्न कोश, इसको बजाओ। फिर आप ये चारों चीजें एक साथ करोगे ना तो मेरे को मजा आएगा, रस मिलेगा मेरे को। क्या मिलेगा? रस, और उसी का नाम है रस रत्न कोश। प्लीज, ये तो टेक्निक है थोड़ी याद करने की, आप भी प्रयास करना, याद हो जाएगा। ये कुंभा के मेन तो बुक ही है। अब कुंभा केवल यही नहीं था, कुंभा और विद्वान आदमी था। कुंभा ने कहा कि मैंने तो लिख ली है किताबें, भाई मैंने तो लिख ली, लेकिन क्या मेरे अलावा भी किसी ने भारत में किताबें लिखी है क्या संगीत पर? तो दरबारी विद्वानों ने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है, लिखी तो होगी ही है। आप विद्वान हो तो क्या आप अकेले ही विद्वान हो क्या? दुनिया में और भी बहुत सारे विद्वान हुए। तो उन्होंने कहा कौन सी है फिर बताओ। तो ये मैं कुंभा की मिटा रहा हूं। अब कुंभा ने खुद तो नोट्स बना लिए, अब इसने कहा कि दूसरों की किताबें पढ़ूंगा मैं। और कुंभा भारत में संगीत के सबसे बेस्ट कुंभा के समय की कोई बुक है भारत में सबसे अच्छी कोई बुक थी तो वो थी गीत गोविंद। इस बुक का नाम है गीत गोविंद। ये जो गीत गोविंद बुक है ना, ये भारत की उस समय की संगीत की सबसे अच्छी किताब थी। ये जो बुक थी इसका लेखक था जयदेव। कौन था? जयदेव। कुंभा ने दरबारियों का कि हो अगर कोई अच्छी किताबें तो लेके आओ, मैं पढ़ूंगा। दरबारी विद्वान गए और गीत गोविंद लेके आ गए। उन्होंने कहा कि सर ये जयदेव की बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। कुंभा जी ने कहा पढ़ेंगे। कुंभा जी ने पढ़ी और कुंभा जी ने कहा कि वाह मजा आ गया यार, बहुत अच्छी बुक है। मैं तो विद्वान हूँ, इसमें जो भाषा है वो तो मैंने तो पढ़ ली। कुंभा कहता है कि भाई मैं तो विद्वान हूँ, मेरे को तो ये भाषाएं आती है, मैंने पढ़ ली। आप लोग और दूसरे लोगों को इतना समय भी नहीं है जीवन में, आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे, आप लोगों की समझ में भी नहीं आ पाएगी। इसलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका सरल रूप और शॉर्ट रूप बना के देता हूँ। अब सरल रूप या शॉर्ट रूप जो बनाया उसको बोलते हैं टीका। तो कुंभा ने गीत गोविंद पुस्तक है संगीत की जयदेव की, उस पर टीका लिखी और इस टीका का नाम रखा इसने रसिक प्रिया। एग्जैक्टली आप ये शब्द आपको याद होना चाहिए, मैंने रसिक प्रिया बोला है तो आपके अगर कोई मेरी पुरानी वाली क्लास से देख रहा है तो उसके दिमाग में आना चाहिए कि रसिक प्रिया ये वही रसिक प्रिया है जो हमने हमीर में पढ़ी थी कि कुंभा ने अपनी टीका रसिक प्रिया में हमीर के बारे में जो उपाधि दी गई है वो वीर राजा की है, तो आपको याद आना चाहिए। हाँ, गीत गोविंद बुक है जयदेव की, टीका लिखता है कुंभा इस पर, रसिक प्रिया उसका नाम रखता है। फिर कुंभा ने कहा कि टीका क्या होता है इस बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि टीका किसी कठिन चीज का सरल रूप, शॉर्ट नोट्स। मैं तो कहूँ कि भाई आप सीधा हम समझ लें कि अपने जो कॉलेज वाले एग्जाम होते हैं उसमें विमल पासबुक आती है ना छोटी सी, वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को एग्जैक्टली याद नाम नहीं आ रहा है, बट आप संजीव भी समझ लो, अपने जो संजीव पासबुक है पूरे 6 किताबें, एक तो 6 7 8 किताबें जो भी होती है गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, उन सब का निचोड़ संजीव में होता है, वो टीका हो गई। सब चीज़ों का निचोड़, सरल रूप, शॉर्ट नोट्स, उसको टीका बोलते हैं। और उसका नाम गीत गोविंद पर जो टीका लिखी उसका नाम इसने रसिक प्रिया रखा। फिर इसने कहा कि और लेके आओ, भारत में और किसने लिखी? चंडी शतक एक बुक है, चंडी शतक। ये बुक है बाण भट्ट की, आपने नाम सुना होगा, आलिया भट्ट के परिवार से संबंधित है तो आपको नाम शायद समझ में आ जाए। आलिया भट्ट तो जानते हो, महेश भट्ट जानते हो, ये बाण भट्ट है उससे संबंधित है। इसकी ये चंडी शतक बुक है ना, इस पर भी कुंभा ने एक टीका लिखी। इसने कहा इसके भी सरल नोट्स बना देता हूँ, तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन इसका इसने कोई स्पेशल नाम नहीं रखा कि भाई यार चंडी शतक की वाली टीका का कोई नाम रखो। इसका तो इसने रसिक प्रिया रखा गीत गोविंद वाली का, लेकिन इसका कोई नहीं रखा। इसने कहा कि और लेके आओ। एक बुक थी संगीत रत्नाकर, अच्छी बुक थी, संगीत के ऊपर थी। संगीत रत्नाकर, ये बुक थी सारंगधर की। इस सारंगधर वाली बुक पर भी इसने क्या लिख दिया? टीका लिख दी। देखो कितना महान है कुंभा, युद्ध कर रहा है, निर्माण कार्य करवा रहा है, दुर्ग बनवा रहा है, मंदिर बनवा रहा है, साहित्य लिख रहा है, दूसरों के लिखे हुए साहित्य के शॉर्ट नोट्स बनवा रहा है।
तो महान है। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए कि उसने 3 बड़ी बुकों पर टीकाएं लिखी। गीत गोविंद जयदेव की बुक थी जिस पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। चंडी शतक बाणभट्ट की बुक है जिस पर टीका लिखी, उसका कोई नाम नहीं दिया। संगीत रत्नाकर सारंगधर की बुक है जिस पर इसने टीका लिखी, इसका भी कोई नाम नहीं दिया। आपको याद होनी चाहिए। और सोचो और देखना अभी कितना मान है कि कुंभा इतना सब करने के बाद इस कुंभा को कई सारी भाषाएं का विद्वान था, इसको कई सारी भाषाएं आती थी और इसने अलग अलग भाषाओं में नाटक लिखे थे। तो किताबें लिख रहा है, गीत गा रहा है, गीतों पर किताबें लिख रहा है। अब कुंभा नाटक लिखता है और ये कुंभा 4 नाटक लिखता है अलग अलग भाषाओं में। पहला नाटक जो लिखा इसने अतुल्य चतुरी, अतुल्य चतुरी नाम याद रहे, अतुल्य चतुरी पूछा जा सकता है। अतुल्य चतुरी जो नाटक है ना, इसने संस्कृत भाषा में लिखा। इसने कहा कि यार संस्कृत को ही प्रमोट किया जाए। एक नाटक इसने लिखा मुरारी संगीत, मुरारी संगीत। ये जो नाटक लिखा ना इसने कन्नड़ में लिखा। सोचो कन्नड़ में लिख दिया इसने। आप लोग साउथ की मूवियां अभी देख रहे हो, इस बंदे को उस समय भी साउथ वाली लैंग्वेज आती थी कन्नड़। कन्नड़ में इसने नाटक भी लिख दिया था मुरारी संगीत। संगीत का तो प्रेमी आदमी था मुरारी संगीत। फिर इसने एक नाटक लिखा था नंदिनी व्रती। नंदिनी व्रती नाम करके एक नाटक लिखा। ये जो नाटक लिखा इसने मराठी में लिखा। देखो यार, एक आदमी को संस्कृत आती है, कन्नड़ आती है, मराठी आती है, पूरे भारत पर उसका कंट्रोल है ना, सारी लैंग्वेज उसको आ रही है, सारी जगह वो घूम रहा है, तभी तो उसको लैंग्वेज आ रही है। एक और नाटक लिखा उसने रस नंदनी। लास्ट में हमेशा इसको रस चाहिए होता था। वहां पर कामराज अपने संगीत राज में भी इसने लास्ट में संगीत रस रतन घोष बना दिया था। इधर भी नाटकों में इसने रस नंदनी लिख दिया। ये जो लिखा था इसने अपनी लोकल में लिख दिया। इसने कहा यार सारी तो तुम लोग लोकल वालों को कुछ दिया जाए, इसने मेवाड़ी में नाटक लिख दिया। 4 नाटक लिखता है ये महंतम 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 राजा। इससे बड़ा महान राजा मेवाड़ के इतिहास में या इसके समय में पूरे भारत में कोई राजा नहीं रहा होगा। कहते हैं कि भारत में उस समय 3 बड़ी रियासतें हुआ करती थी, दिल्ली, गुजरात और मालवा। और हमने पढ़ा है कुंभा के अंदर, कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों वाली पहली क्लास में हमने पढ़ा है कि कुंभा मालवा जो मध्य प्रदेश है ना, मालवा बोलते थे, उसको तो रोंद के रखता है। गुजरात दूसरी बड़ी रियासत है ना, उसको रोंद के रखता है। और दिल्ली की तो औकात ही नहीं थी कुंभा के सामने खड़े होने की। फिर केवल लड़ नहीं रहा है बंदा, निर्माण करवा रहा था। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, लिख रहा है, गा रहा है, दूसरों का लिखे हुए पर शॉर्ट नोट्स लिख रहा है, नाटक अलग अलग भाषाओं में नाटक लिख रहा है। ये कुंभा है। कुंभा जी के बारे में ये था अपने दूसरा टॉपिक। साहित्य कुंभा का ये कंप्लीट होता है, लेकिन केवल कुंभा का साहित्य कंप्लीट हुआ है। अभी हमें कुंभा के कोर्ट स्कॉलर, दरबारी विद्वान पढ़ने हैं। मैं चाहता हूं कि हम यहीं पर अपनी क्लास को ख़त्म करें, क्योंकि मेरे को लगता है क्लास थोड़ी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और अभी भी हमें बहुत सारी जानकारी बाकी है। हमें इनके दरबारी विद्वान पढ़ने हैं, हमें उपाधियाँ पढ़नी है, फिर हमें थोड़ी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। मैंने कहा था कि विजय स्तंभ के बारे में, हम कुंभलगढ़ के बारे में, हम रणकपुर जैन मंदिर के बारे में बात करेंगे। तो इस वजह से लगभग क्लास 1.5-2 घंटे की हो जाएगी और पहले भी इसका एक पार्ट आ चुका है। तो प्लीज़ यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिए। मैंने जहाँ तक मेरे को लगता है कि मेरी जितनी भी पहले की क्लास है उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया है। बार बार मैं सीखता आया हूँ चीज़ों से और अब भी मेरे को आप लोग सजेशन दे सकते हैं कमेंट में आके कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई गलत बता दिया हो या गलत बोल दिया हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो। कॉन्फिडेंस मिलता है आप लोगों के कमेंट करने से, लाइक करने से, शेयर करने से। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।